Assalamualaikum dear learners, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह होगा इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम क्या है और उसके हमने स्टेट्स को देखा था। आज हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन आवर डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन दैट आ लो आर्म चेयर इज़ मोर स्टेबल दैन अ हाई चेयर। कहता है कि हम अपनी डेली लाइफ में ये ऑब्ज़र्व करते हैं, ये हम मुशाहिदा करते हैं कि जो एक नीची चेयर होती है, यानी कि जो लो चेयर होती है, वो ज़्यादा स्टेबल होती है, ज़्यादा मुस्तहकम होती है एज़ कम्पेयर टू द जो ऊंची चेयर होती है ना, उसके मुकाबले में। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इट्स लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कहता है कि जो नीचे वाली चेयर होती है, यानी जिसका थोड़ी हाइट छोटी होती है, वो ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो ज़मीन के करीब होता है, वो लो होता है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होती है, ज़्यादा मुस्तहकम होती है, ज़्यादा जल्दी से गिरती नहीं है। The position of center of gravity is very important when we are talking about stability। इसमें वो कह रहा है कि जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो जब भी स्टेबिलिटी की बात करने लगे तो हमारे माइंड में ये बात आ जानी चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि स्टेबिलिटी की जहाँ भी बात करनी है, वहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यानी किसी जिस्म का स्टेबल होना या अनस्टेबल होना उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, यानी ज़मीन के करीब है, तो जिस्म ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर वो जिस्म की हाइट ज़्यादा है, इसलिए उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ज़मीन से ऊपर होगा, तो उससे क्या होगा? जिस्म स्टेबल नहीं होगा और जिस्म ज़्यादा आसानी से गिर सकता है। इसलिए हमने देखा कि स्टेबिलिटी का जो ताल्लुक है, जो उसका रिलेशन है, वो किसके साथ है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ। यानी कि स्टेबिलिटी जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ मुंसलिक है, उससे कंबाइंड है। और जब भी हम स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, वहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट खुद ब खुद माइंड में आ जाएगा। अ बस कैन बी स्टेबल और अनस्टेबल डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज़ लोडेड। इसमें वगैरह है कि एक बस स्टेबल भी हो सकती है और अनस्टेबल भी हो सकती है। स्टेबल और अनस्टेबल इस बात पर मुनहसर होता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें सामान किस तरह रखा गया है। ऑन हाउ इट इज़ लोडेड, यानी किस तरह से उसके अंदर सामान को लोड किया गया है। मीन के जब आप किसी बस को देखते हैं भरा हुआ, यानी उसके अंदर सामान बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो स्टेबिलिटी इस बात पे डिपेंड कर रही होती है कि सामान रखा कहाँ पर गया है। मीन उसकी वो कौन सी जगह है जहाँ पर रखा गया है। अगर तो सामान बस के निचले हिस्से पे रखा जाएगा, तो यानी कि जहाँ पे सीट्स होती हैं वहाँ पे रखा जाएगा, तो बस जो होगी वो स्टेबल होगी। बजाय इसके कि जो सामान है वो बस की छत पे रख दिया जाए, सारा लोड कर दिया जाए, तो बस स्टेबल नहीं होगी, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से बस अनस्टेबल होगी और उसके गिरने का खदशा होगा। इसलिए बस को स्टेबल करने के लिए जो उसका पैसेंजर्स हैं वो इस तरह से बिठाए जाते हैं, उनकी सीट्स इस तरह से सेट की जाती हैं ताकि बस स्टेबल रहे, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़मीन के थोड़ा करीब रहे। इस वजह से जो उनकी सीट्स हैं वो नीचे रखी जाती हैं ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लो रहे और बस स्टेबल रहे। If the heavy loads are placed on the floor of the bus, its center of gravity will be low। वही बात जो हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं कि अगर हैवी लोड्स, यानी अगर ज़्यादा भारी सामान है, अगर हम उसको रख दें फ्लोर ऑफ द बस, बस के फ्लोर पर, फर्श पर जहाँ पे सीट्स होती हैं, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? नीचे हो जाएगा। यानी जहाँ पे भी स्टेबिलिटी का लफ्ज़ आएगा, वहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे देखिए, नाउ इफ़ इट इज़ डिस्टर्ब्ड स्लाइटली। कहता है कि अगर इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए या थोड़ा सा इसको हिलाया जाए, धक्का दिया जाए, तो क्या होगा? अ टॉर्क विल ब्रिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगर इसको थोड़ा सा धक्का दिया जाए या थोड़ा सा इसको अपनी पोजीशन से थोड़ा सा हिलाया जाए, तो क्या होगा? एक टार्क पैदा होगा, एक टार्क वजूद में आएगा, जो क्या करेगा? इसको दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन पर ले आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर बस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होता है, यानी अगर बस के जो लोड है या जो सामान है वो बस के निचले हिस्से में उसको लोड किया जाता है, तो क्या होता है? अगर बस को फिर थोड़ा सा हिलाया जाए, धक्का दिया जाए, तो थोड़ी सी एक तरफ झुकेगी और जो झुकने के बाद उस पर एक फ़ोर्स अमल करेगी, उस फोर्स की वजह से टार्क पैदा होगा। और जो टार्क है वो इस तरह से पैदा होगा कि बस को दोबारा उसकी पहली वाली कंडीशन में वापस ले आएगा। तो यही हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर ये देखा था कि उसकी ये उसकी ख़ासियत है कि जब भी किसी जिस्म को थोड़ा-सा टिल्ट किया जाता है, तो वो अपनी पहली पोज़ीशन में दोबारा से आ जाती है। सो यही बात यहाँ पे कर रहा है कि अगर उसको थोड़ा-सा हिलाया जाए, तो वो दोबारा अपनी पोज़ीशन पे वापस आ जाती है।
आगे देखिए स्टूडेंट्स, इन दिस केस द बस इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। कहता है इसकी केस में जो बस है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है। इफ़ द सेम बस इज लोडेड विद द स्टील शीट्स ऑन द टॉप। अब इसमें उसने कहा था कि हमने लोड कहाँ पे रखा हुआ है, हमने बस के निचली साइड पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम बस को लोड कर दें उसके टॉप से, यानी बस के ऊपर हम चीज़ें रख दें, उसके ऊपर सारा सामान रख दो, तो क्या होगा, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बी रेज, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज हो जाएगा। पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ नीचे था, फिर जब छत पे रखा तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला गया। इट इज़ नाउ नियर टू बी स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो फिर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएगा। अ कपल विल टर्न इट ओवर, इट इज़ स्लाइटली टिल्टेड। कहते हैं अगर इस कंडीशन में जब हमने जो सामान है वो बस के ऊपर लोड किया हुआ है, इस कंडीशन में अगर हम बस को थोड़ा सा भी हिलाएंगे तो क्या होगा, बस जो है वो गिर जाएगी। विल टर्न इट ओवर, यानी कि गिरने का खदशा होगा, वो गिरने की तरफ, नीचे की ज़मीन की तरफ आएगी। द सेम इज़ द केस ऑफ शिप्स एंड बोट्स। कहता है कि यही सेम जो कंडीशन है या सेम जो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट देखा वो जहाज़ों और कश्तियों में भी होता है। यानी अगर उनका सामान नीचे रखा जाए तो कश्ती है या जहाज़ है वो स्टेबल रहता है, लेकिन अगर ऊपर ज़्यादा वज़न रखा जाए कश्तियों के ऊपर तो वो ज़्यादा आसानी से उल्ट सकती हैं। इसलिए बहरी जहाज़ों में और कश्तियों में जो वज़न है वो नीचे रखा जाता है, और ताकि इनके उल्टने का खदशा ना हो। आगे देखिए, we can improve the stability of a system either by lowering the center of gravity or by widening the base। इसमें वो कह रहा है कि हम किसी भी सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम इसको बेहतर बना सकते हैं। किस तरह से, दो तरीक़ों से। यहाँ पे दो तरीके बयान किए हैं, या तो हम उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे कर दें, या हम उसकी बेस को या उसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसको थोड़ा सा चौड़ा कर दें। मतलब क्या कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो, मतलब जो बस में सामान है या जो भी हमने लोड किया है उसके अंदर उसको नीचे रखें, या कुर्सी को थोड़ा सा नीचे कर दें, या उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे कर दें, यानी उसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको हम या थोड़ा सा नीचे कर दें, या हम उसकी बेस को थोड़ा सा फैला दें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक चेयर होती है, अगर उसकी टांगें नीचे से फैली हुई होंगी तो जो चेयर है वो स्टेबल होगी, एज़ कम्पेयर टू कि अगर उसकी टांगें जो हैं वो फैली हुई नहीं होंगी, एक दूसरे के करीब तरीन होंगी, तो बस जो चेयर है अपनी जगह पे स्टेबल नहीं रह सकेगी और गिर जाएगी। इसीलिए जो चेयर्स हैं, जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम लोड रखते हैं या जिनके ऊपर हम बैठते हैं, जो भी होता है उनको नीचे से वाइड रखा जाता है ताकि वो चीज़ स्टेबल रहे। जी, तो स्टूडेंट्स अब हम स्टडी करते हैं कि कौन-कौन सी एप्लीकेशंस हैं स्टेबिलिटी की हमारी डेली लाइफ में। तो चलिए हम इनको स्टार्ट करते हैं। The concept of stability is widely applied to engineering technology, especially in manufacturing racing cars and balancing toys। इसमें वो कह रहा है कि जो स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो इसका तसव्वुर है, हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ इस टॉपिक में बेसिकली वो हमें स्टेबिलिटी की जो एप्लीकेशंस हैं हमारी डेली लाइफ में हम जो देखते हैं वो उसको बयान करने जा रहा है। कहता है कि जो स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंजीनियरिंग के अंदर यूज़ होता है, और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर तो बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ होता है ना। उसके अलावा कहता है कि ये हमारे पास रेसिंग कारें बनाने के लिए और बैलेंसिंग टॉयज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि जो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ़ किताबों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी और टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स, इंजीनियर जब रेसिंग कारें बनाते हैं या वो कोई खिलौने डिज़ाइन करते हैं तो वो ख़ास तौर पर ये देखते हैं कि वो किस चीज़ कि वो की चीज़ कितनी स्टेबल है। यानी अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो रेसिंग कारें जो जिन पे लोग रेस लगाते हैं, तो वो क्या कारें क्या होंगी, वो पलट सकती हैं, और टॉयज़ जो हैं वो खेलने के काबिल नहीं रहेंगे, वो गिर जाएंगे। सो कोई भी चीज़ का रेसिंग कारें हैं या टॉयज़ हैं बच्चों के, उनको बनाते हुए जो इंजीनियर्स हैं वो उनकी स्टेबिलिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं ताकि वो चीज़ें स्टेबल रहें। As the racing cars are driven at very high speeds and also there are sharp turns in the track, therefore the chances of the cars to topple over increases। इसमें वो कह रहा है कि जैसा कि एज द रेसिंग कार्स आर ड्राइवन एट वेरी हाई स्पीड, जैसा कि जो रेसिंग कारें हैं उनको बहुत स्पीड के साथ चलाना होता है क्योंकि रेस लगी होती है ना, उनको बड़ी स्पीड के साथ चलाना होता है। और जो है कहता है कि उसकी जो ट्रैक होता है, यानी जिस रोड पे या जिस ट्रैक पे जिस रास्ते पर कारें दौड़ाई जाती हैं
उनके बड़ी तेज़ी से यानी शार्प टर्न्स बहुत तेज़ी से उनके ऊपर टर्न्स आ रहे होते हैं या मोड़ आ रहे होते हैं। इसीलिए जो कार के उल्टने के इम्कानात हैं वो बढ़ जाते हैं, ओवर इंक्रीज़ेज़ यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए उनको स्टेबल रखा जाता है ताकि जब रेसिंग के दौरान कारें तेज़ी से मोड़ी जाएँ तो कारें गिरे ना बल्कि स्टेबल रहें। अब स्टूडेंट्स देखें कि जब गाड़ी बहुत तेज़ी से चलती है, बहुत तेज़ स्पीड के साथ चलती है, तो अचानक से कोई मोड़ आ जाता है। वो जब मोड़ को काटती है गाड़ी तो एक ज़ोरदार सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स वो होता है जो किसी जिस्म को उसके बाहर की तरफ खींचता है। यानी कि वो उसको बाहर की तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से जो रेसिंग कारें हैं या कोई भी कार जो है वो गिरने का ज़्यादा उसका खदशा होता है, उसका ज़्यादा उसका डर होता है। इसीलिए जो रेसिंग कारें होती हैं वो आम गाड़ियों के मुकाबले में उनके ज़्यादा गिरने का ख़तरा होता है, क्योंकि वो उनकी स्पीड ज़्यादा होती है और उनके जो ट्रैक होते हैं उस पे मोड़ भी बार-बार ज़्यादा आ रहे होते हैं। इसलिए आपने अक्सर ये न्यूज़ सुनी हुई होंगी कि रेसिंग कार हादसे में पलट गई या गिर गई या जो है टर्न होते हुए वो टिल्ट होके गिर गई। तो ये क्या होता है, ये सब लैक ऑफ स्टेबिलिटी की वजह से होता है, यानी कि वो कोई भी गाड़ी है वो स्टेबल नहीं हो रही होती, अपने आप को स्टेबल नहीं करती टर्न लेते हुए, जिसकी वजह से वो पलट जाती है या गिर जाती है। टू इनहेंस द स्टेबिलिटी ऑफ रेसिंग कार्स देयर सेंटर ऑफ मास मास आर केप्ट एज लो एज पॉसिबल। कहता है कि रेसिंग कारों की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उनकी इन्हेंस करने के लिए, उनकी स्टेबिलिटी को क्या किया जाता है कि जो उनके सेंटर ऑफ मास हैं वो जितना मुमकिन हो सके वो नीचे रखे जाते हैं। सेंटर ऑफ मास आर केप्ट एज लो एज पॉसिबल, उनके जो सेंटर ऑफ मास हैं उनके वो नीचे रखे जाते हैं। अब देखिए कि स्टूडेंट्स के जब इंजीनियर इस मसले को हल करते हैं कि कारों का जो डिज़ाइन है वो किस तरह से बनाया जाए, किस तरह उनको स्टेबल किया जाए, तो वो उनका पहला जो काम होता है वो ये होता है कि उनका सेंटर ऑफ मास जो है वो उसको लो कर दें। सेंटर ऑफ मास जब नीचे होगा, लो होगा, तो कार स्टेबल हो जाती है। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास नीचे होगा तो कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्टेबल होगा और उसके गिरने की या पलटने की जो चांसेस हैं वो कम होंगे। इसीलिए जो रेसिंग कारें हैं वो आम गाड़ियों के मुकाबले में क्या होता है, उनकी जो हाइट है वो भी नीचे रखी जाती है, ज़मीन के करीब जो डिज़ाइन की जाती हैं ताकि उनके जो पलटने का खदशा है, जो डर है वो कम हो जाए। उनकी इतनी ज़्यादा हाइट नहीं होती, ऊंची ज़्यादा नहीं होती, बल्कि नीची रखी जाती हैं। आपने वैसे भी देखा होगा ये जो जितनी भी छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, इनकी छोटी छोटी हाइट्स रखी जाती हैं ताकि ये जब टर्न लेती हैं या मुड़ती हैं तब ये गिर ना जाए बल्कि अपने आप को स्टेबल रखें। इसीलिए जितने भी ये जो स्पोर्ट्स कार होती हैं उनकी हाइट भी छोटी रखी जाती है और वैसे भी वो स्लिम होती हैं। ये क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि स्टेबिलिटी की वजह से, ताकि दौरान रेसिंग और ये पलट ना पड़ें और गिर ना जाएं। देयर बेस एरियाज आर आल्सो इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द व्हील आउटसाइड ऑफ देयर मेन बॉडीज। दूसरी बात ये कि कहता है कि उनका जो बेस एरिया है आर आल्सो इंक्रीज्ड, वो भी इंक्रीज़ कर दिया जाता है, यानी इनके जो पहिए होते हैं, जो इनके व्हील होते हैं वो मेन बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। उनके जो व्हील हैं, जो उनके पहिए हैं, वो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं या निकाल दिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि उसका जो बेस एरिया है वो बढ़ जाता है, तो गाड़ी का जो फुटप्रिंट है वो भी बड़ा हो जाता है। आप यहाँ पे देखिए कि जो ये टायर हैं गाड़ी के, वो बाहर निकले हुए होते हैं। ये रेसिंग कार है और इसके जो टायर हैं उन्होंने बाहर को निकाले हुए हैं, यानी दूसरी वर्डिंग में हम इसको व्हील कह सकते हैं। ये उन्होंने बाहर को निकाले हुए हैं ताकि जो ये गाड़ी है वो स्टेबल रहे और इसका जो नीचे वाला बेस एरिया है वो भी बढ़ गया है। इससे उसका जो फिट प्रिंट है वो भी बढ़ जाता है और जो फिर कार जो है मोड़ काटते हुए आसानी से बैलेंस रहती है, वो टिल्ट नहीं होती, गिरती नहीं है। ये वजह है कि आपने जब देखा होगा कि जो रेसिंग कारें हैं उनके व्हील जो है आम तौर पर गाड़ियों से ये देखिए बाहर निकले हुए होते हैं। आगे देखिए, बैलेंसिंग टॉयज आर आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड एल्डर्स। लुक एट सम बैलेंसिंग टॉयज शोन बिलो। इसमें वो कह रहा है कि जो बैलेंसिंग टॉयज़ हैं ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा दिलचस्प होते हैं। ये देखिए, ये उसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं यहाँ पे हमें इन सारे टॉयज़ के अंदर जो है बैलेंसिंग या बैलेंसमेंट नज़र आ रही है। आप इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें वो कह रहा है कि जो स्टेबिलिटी होती है हमें सिर्फ रेसिंग कारों में ही नहीं बल्कि खिलौनों में भी नज़र आती है। आपने वो टॉयज़ देखे हुए होंगे जो गिरते नहीं हैं बल्कि हमेशा वापस सीधे हो जाते हैं।
ये देखिए इन टॉयज़ को यहाँ पे उनके फुटप्रिंट्स को थोड़ा सा चौड़ा कर दिया गया है ताकि थोड़ा सा हिलने के बाद ये वापस अपनी जगह पे वापस आ जाएं। ये स्टेबिलिटी को ज़ाहिर कर रहा है। इसी तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जो खिलौने जितने भी हैं आप इनको थोड़ा सा हिला के या थोड़ा सा इनको डिस्टर्ब करके छोड़ेंगे तो ये दोबारा अपनी पहली वाली हालत में आ जाएंगे। तो इससे क्या होता है, हमें स्टेबिलिटी नज़र आ जाती है। यानी इन टॉयज़ में जो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बेसिकली वो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रखा जाता है और शेप इनकी ऐसे डिज़ाइन की जाती है कि जैसे थोड़ा सा इनको डिस्टर्ब किया जाए या थोड़ा सा टिल्ट किया जाए तो खुद ब खुद अपनी स्टेबल हालत में या पहली वाली हालत में वापस आ जाएं। इसी वजह से ये जो टॉयज़ हैं सिर्फ खेलने की नहीं बल्कि फ़िज़िक्स को समझने का भी एक बेहतरीन ज़रिया होते हैं। The physics behind these types of toys is that stability is built in which toy in with balancing toy। यानी इन टॉयज़ के पीछे हमें फिजिक्स कैसे नज़र आती है कि स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमें इन टॉयज़ के अंदर देखने को मिलता है। यानी ये बैलेंसिंग टॉयज़ जो हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि खुद ब खुद स्टेबल हो जाते हैं और इनकी जो बॉडी है इस तरह से वो करैक्टरिस्टिक्स उस इन टॉयज़ की बॉडीज़ जो है इस तरह की करैक्टरिस्टिक्स उनके अंदर मौजूद होती हैं कि वो गिरते नहीं हैं बल्कि टिल्ट होते होते भी अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। These toys are basically in completely stable state and their center of gravity always remain below the pivot point। इसमें वो कह रहा है कि ये जो टॉयज़ हैं ये बुनियादी तौर पर या बेसिकली इस तरह से अपने आप को मुकम्मल तौर पर स्टेबल करते हैं और इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पिवट पॉइंट के हमेशा नीचे रहता है। यानी इन जो टॉयज़ की इनकी ये ख़ासियत है कि जो इनका सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी है हमेशा नीचे की तरफ रहता है, बिलो रहता है और हमने पीछे देखा कि जब सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी बिलो रहेगा, तो तब तक बॉडी स्टेबल रहेगी। जब थोड़ा-सा सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी रेज़ करेगा, बढ़ेगा, ऊपर होगा, हाइट ज़्यादा होगी तो बॉडी स्टेबल नहीं रह पाएगी और वो गिर जाएगी। इसीलिए इनकी जो टॉयज़ बैलेंसिंग टॉयज़ हैं, ये क्यों बैलेंस होते हैं? क्योंकि इनके सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी को नीचे रखा जाता है। If the toys are disturbed in any direction, the center of gravity is raised and it becomes unstable for a moment। अगर इन खिलौनों को थोड़ा सा हिलाया जाए, थोड़ा सा इनको डिस्टर्ब किया जाए किसी भी डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो रेज कर जाएगा, वो बढ़ जाएगा और वो अनस्टेबल रह जाए और वो कुछ लम्हा के लिए वो अनस्टेबल होंगी, लेकिन ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी वो दोबारा अपने आप पहली वाली पोजीशन में दोबारा वापस आ जाएंगी और दोबारा से स्टेबल हो जाएंगी। इट कम्स बैक टू इट्स इनिशियल स्टेबल पोजीशन बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कहता है कि जब हम फॉर एग्जांपल इस टॉय को ही निकालें, जब हम इसको थोड़ा सा एक साइड से टिल्ट करेंगे तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा जो है इधर आ जाएगा और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो रेज कर जाएगा। रेज करने की वजह से बॉडी एक लम्हा भर के लिए अनस्टेबल हो जाएगी, लेकिन ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी, ड्यू इट्स बेस पोजीशन, ये दोबारा से बॉडी जो है ये नीचे क्यों आएगी, जिसकी वजह से उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लो हो जाएगा और बॉडी दोबारा से अपने आप को स्टेबल कर लेगी। The kids learn from these toys about stable system and how they return to their state of initial rest position after being disturbed। कहता है कि जो बच्चे हैं वो सीखते हैं इन टॉयज़ से कि किस तरह जो स्टेबल सिस्टम्स हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं और वो किस तरह डिस्टर्ब करने से आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब करने से किस तरह वो अपने इनिशियल रेस्ट पोजीशन में दोबारा वापस आ जाते हैं। यानी बच्चे ये जो खिलौने हैं सिर्फ इनको खेलने के लिए यूज़ नहीं करते बल्कि वो ये भी सीखते हैं कि कोई सिस्टम किस तरह स्टेबल रह सकता है और अगर इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए तो वो कैसे अपनी पहले वाली हालत में वापस आ जाता है। Educational games on the basis of balancing toys have also been developed for the kids। कहते हैं कि ऐसे बैलेंसिंग टॉयज़ जो है वो बच्चों के लिए तालीमी खेल भी तैयार किए गए हैं ऐसे बैलेंसिंग टॉयज़ को यूज़ करते हुए, जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है। ये देखिए, आप इनको देख सकते हैं, ये सारे बैलेंसिंग टॉयज़ हैं और बच्चों को इन टॉयज़ की मदद से एजुकेशनल गेम्स कराई जाती हैं ताकि बच्चे इस बात को सीख सकें कि किस तरह से जो एक बॉडी है वो बैलेंस रह सकती है और किस तरह इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के बाद ये अपनी पहली पोजीशन में वापस आ जाती है। सो स्टूडेंट्स, आज का ये था हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें हमने देखा कि स्टेबिलिटी जो है उसको हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके बाद हमने इसके एप्लीकेशंस को देखा कि कौन कौन से एप्लीकेशंस हमारे पास डेली लाइफ में इसकी आ सकती हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने इसमें देखा वो ये है कि किसी भी बॉडी को स्टेबल करने के लिए उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको लो कर देना चाहिए और अगर थोड़ा सा भी वो हाई होगी तो बॉडी स्टेबल नहीं रह सकेगी और इसके गिरने का खदशा होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ। वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट लिखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी होगी रोटेशनल मोशन वर्सेस ट्रांसलेशन मोशन के ऊपर और उसके बाद हम अगला टॉपिक भी स्टडी करेंगे जो कि होगा मोशन इन अ सर्कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और जुड़िए रहिएगा डॉक्टर अब्दुल्ला अकेडमी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।